हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का दूसरा वीडियो और आज हम लोग देखेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का संप्रदाय। इसके पहले हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान को किसने मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था, किसने चेतना का विज्ञान कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ठीक है। किसने व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहा था। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था। और किसने ये कहा था कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आजकल व्यवहार के साथ चल रहा है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, यानी कि इसके पार्ट 1 में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि वहीं से आपका बेस बनेगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का संप्रदाय। और उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। इसके जो स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद था ये समय तब का है जब मनोविज्ञान एज ए फिलॉसफी से अलग होकर एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था दुनिया में, कई अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से। तो वुंट का समय था। वुंट के समय में जो मनोवैज्ञानिक थे वो अंतरिक्षण द्वारा यानी इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। यानी कि ये देख रहे थे कि आखिर हमारे मन की संरचना कैसी है। मन यानी कि चेतना मान लीजिए। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा दिल, जैसे हम लोग दिल की आकृति बनाते हैं ऐसी, तो क्या ये दिल की आकृति ऐसी है हमारे बॉडी के अंदर? क्या हमारा दिल है भी कि नहीं? या जिसे हम हार्ट बोलते हैं वो क्या हमारे उसकी संरचना ऐसी है? तो आप देखते हैं नहीं, लेकिन हमने एक हाइपोथेटिकल एक फिगर बना दिया है, लेकिन हमारा दिल ऐसा वैसा होता नहीं है और दिल नाम की कोई चीज़ हमारे शरीर में है ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक थे उस टाइम के, तो ये इस तरीके की चीज़ें मतलब मन की संरचना कैसी है इस पे अध्ययन करें कि मन क्या है, मन की संरचना कैसी है, मन कैसे कार्य करता है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और वुंट के एक शिष्य थे एडवर्ड बी टिचनर। इन्होंने ही अमेरिका में कार्नेल यूनिवर्सिटी में ये 1892 में और सबसे पहले मनोविज्ञान को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु कैसी है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की संरचना है, यानी कि चेतना की संरचना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चेतना की संरचना, यानी ये क्या है, ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी ही ये संरचनावाद है। तो ये चेतना की संरचना की बात कर रहा है। तो भाई हमारा जो चेतना है वो किस आकार का है, किस प्रकार से दिखता है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, या ये तो आप ना आपने देखा है और ना मैंने देखा है। तो और सबका चेतना भी तो अलग अलग कार्य करती है। सबकी चेतना, मेरी चेतना अलग है, आपकी चेतना अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। किसी विषय को, एक ही विषय को अगर मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोगों में बांट दिया जाए कि भाई आप इस पे अपना वर्णन दीजिए और आप इसमें अपना वर्णन दीजिए, तो हमारी चेतना उस फील्ड में अलग काम करेगी, सामने वाले की चेतना उस फील्ड में अलग कार्य करेगी, यानी दोनों के सोचने का तरीका अलग है। तो इसका खंडन भी किया गया संरचनावाद का, कि संरचनावाद का खंडन कैसे किया है। तो इसमें कहा गया कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सोचने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबका अपना अपना विजन होता है। इस तरीके से संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म का खंडन हो गया। उसके बाद आता है, मतलब इसमें कुल जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी में यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय में कुल 8 संप्रदाय हैं, जिसमें पहला है संरचनावाद। इसके अगर पूछेगा कि प्रतिपादक कौन है, तो एडवर्ड बी टिचनर। अगर एडवर्ड बी टिचनर ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप विलियम वुंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि विलियम वुंट के ही शिष्य थे एडवर्ड बी टिचनर। लेकिन अगर ऑप्शन में एडवर्ड बी टिचनर रहेगा तो आप एडवर्ड बी टिचनर ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। इसके प्रतिपादक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं, जॉन डीवी है और एंजिल है। और विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये वही पुस्तक है, मतलब ये इनकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो विलियम जेम्स की है। और प्रकार्यवाद ने यानी कि जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है उसमें दूसरा है प्रकार्यवाद, और इसने चेतना पर बल दिया, इसने भी चेतना पर बल दिया, ठीक है। और इसने माना कि हमारा जो मन और मस्तिष्क है वो वातावरण के अनुकूल उन्होंने ये माना कि जो हमारा जो मन मस्तिष्क है
वो वातावरण में अनुकूलन कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अक्सर कोई फिल्म देखते हैं, उसमें देखते हैं कि दो बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, ठीक। तो क्या होता है, एक मेले में वो गुम हो जाते हैं। एक क्या होता है, एक जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास रह जाता है, और दूसरा बच्चा जो मेले में गुम हो गया वो आतंकवादियों के या गुंडों के हाथ में लग गया, ठीक। तो जो पहला बच्चा है जो माँ के साथ रहा, उसको तो अच्छी कंडीशनिंग मिली, उसको अच्छा वातावरण मिला, तो उसकी कंडीशनिंग अच्छी हुई, तो बड़ा होकर आईपीएस बन गया। और ये जो दूसरा बच्चा है जिसको गुंडों ने पाला बढ़ा, तो भाई वो शुरू से ही बंदूक गोली देखा, तो वो क्या हो गया, उग्रवादी हो गया। तो इन लोगों का क्या हुआ, वातावरण अलग हो गया। जुड़वा बच्चे थे, सोचने की उस समय उनका आईक्यू लेवल भी एक था, लेकिन वातावरण चेंज हो जाने से उनके सोचने का तरीका अलग हो गया। तो प्रकार्यवाद में चेतना पर बल दिया गया और ये माना गया कि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो वातावरण में अनुकूलन करता है। अनुकूलन कैसे करता है, इस पे बल दिया गया। यानी कि अगर हम दो बच्चों को सेम वातावरण में रखेंगे तो उनके सोचने समझने का तरीका सेम होगा। अगर सेम बच्चे दो सेम बच्चे को अगर अलग अलग वातावरण दिया जाएगा तो उनको सोचने का और बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फिल्म की स्टोरी वाले चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि दो बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, एक को मेले में गया, वो एक गुम हो गया, एक आतंकवादी के हाथ लग गया, और एक लग गया अपने माँ बाप के पास रह गया। वो आईपीएस अधिकारी बन जाता है और वो बहुत भारी गुंडा या चोर बन जाता है। फिर तीसरा हमारा संप्रदाय है मनोविश्लेषण का, ठीक है, साइको एनालिसिस का। तो इसका जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है सिगमंड फ्रायड इसके प्रतिपादक हैं। और इनका मानना था कि सभी तरह की असामान्य व्यवहारों का कारण हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है, जैसे मान लें कि हमने कोई चीज़ सोची, बहुत पहले सोची, और उसको मतलब हमारी दबी हुई भावनाएं ही अचेतन मन हो गई। बहुत पहले सोची, मेरा जो सपना था वो ड्रीम, मतलब कोई एक ड्रीम मैंने देखा या कुछ मैंने सोचा, और वो मेरे अचेतन मन में है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, मतलब उस पर मेरा काम नहीं हो पाया, तो वो मेरे अचेतन मन में दबा रहेगा। तो इन्होंने माना कि जो सभी तरह के असामान्य व्यवहार हैं, और वो कभी कभी हमारे व्यवहार में दिखता है, हमारे जो अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हमारे रहती है वो कभी कभी हमारे व्यवहार में प्रकट होती हैं चीज़ों को। तो अचेतन मन में जैसे कभी कभी क्या होता है, नींद में आदमी चलने भी लगता है, तो वो भी अचेतन मन में ही है कि है तो वो अचेतन, लेकिन नींद में चल रहा है। नींद में चलने की बीमारी भी होती है। तो सभी तरह के असमान व्यवहार, और वो क्या है भाई, कोई नींद में चल रही है, असमान व्यवहार ही तो है। तो सभी तरह के असमान व्यवहारों का कारण भी क्या होता है, अचेतन मन होता है। और अचेतन मन की विधियाँ इन्होंने बताया था। तो इन्होंने मतलब तीन विधियाँ दी थी इसको अचेतन मन की विधियों के अध्ययन के लिए। तो पहला था मुक्त साहचर्य विधि यानी फ्री एसोसिएशन मेथड, और दूसरा है सम्मोहन यानी हाइपोनोसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे सम्मोहन में क्या होता है कि किसी को अपने बस में कर लेना, किसी के बस में कर लेना, कि यानी उस व्यक्ति का अपना नियंत्रण खुद पे नहीं रहता है, वो दूसरे के सम्मोहन में आ जाता है, यानी दूसरे के अनुसार कार्य करता है, उसको कहते हैं सम्मोहन। और तीसरा है स्वप्न की व्याख्या यानी ड्रीम इंटरप्रिटेशन, यानी स्वप्न की व्याख्या। अचेतन मन के अध्ययन की 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी, साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि और स्वप्न की व्याख्या। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, किसने, सिगमंड फ्रायड ने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इनकी पुस्तक का नाम है, आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं वाटसन साहब, और इन्होंने कब किया था, तो 1913 में, ठीक है। और इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। उद्दीपक अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, ठीक। इन्होंने कहा कि चेतना नहीं, केवल व्यवहार का ही अध्ययन हो सकता है, क्योंकि चेतना को हमने देखा नहीं है, हम जानते नहीं हैं चेतना किस प्रकार से कार्य करती है, ये भी हमें नहीं पता है, तो हम चेतना का तो अध्ययन नहीं कर सकते। हाँ, हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जरूर कर सकते हैं। तो इन्होंने चेतना को नहीं, व्यवहार का ही अध्ययन, इन्होंने कहा कि चेतना का नहीं, केवल व्यवहार का अध्ययन हो सकता है, और लोग किस स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन हम करके उसके बारे में हम ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सोचता कैसे है। मतलब किसी के व्यवहार, कहते हैं ना कि किसी के व्यवहार से ही पता लग जाता है कि ये क्या करेगा।
किसी के बिहेव का पता करना हो तो उसकी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए कि वो क्या एक्टिविटी करता है, इस सिचुएशन में कैसी एक्टिविटी करता है, अगले सिचुएशन में कैसी एक्टिविटी करता है। तो इस तरीके से एक्टिविटी पे ध्यान देके उसके हम लोग क्या देखते हैं, उसके व्यवहार का पता लगा देते हैं। और इसके जो व्यवहारवाद के जो वो हैं स्किनर, पावलक, हल और थॉर्नडाइक। इसके जो समर्थक हैं व्यवहारवाद के, स्किनर, पावलक, हल और थॉर्नडाइक, ठीक। और व्यवहार में क्या होता है, अनुबंधन होता है, कंडीशनिंग होती है। यानी कि मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, वो जो 2 बच्चों वाला, जुड़वा बच्चों वाला, तो इसमें क्या हुआ कि भाई उनके व्यवहार की कंडीशनिंग की जाती है। अलग अलग व्यवहार में वो रहते हैं और अलग अलग कंडीशनिंग होता है। एक अच्छे माहौल में रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, तो उन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है, प्लस अच्छा माहौल मिलता है, यानी उसके दिमाग की कंडीशनिंग अच्छी होती है। तो हमारा व्यवहार भी कभी कभी हमारी कंडीशनिंग करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसका असर आपको पड़ता है। अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, बुरे माहौल में पड़ जाएंगे तो बुरे माहौल में। यानी कि क्या है, वो व्यवहार क्या हो गया, आपके ब्रेन की कंडीशनिंग कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें व्यवहार में क्या होता है, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग होना चाहिए, ठीक है। और वंशानुक्रम नहीं, आसपास के वातावरण, और इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम नहीं, कि आसपास का जो वातावरण है उसको महत्वपूर्ण माना है। इसलिए स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए। यानी आप अगर चाहते हैं कि बच्चे का, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ेंगे, उनका कंडीशनिंग अच्छा हो, तो स्कूल का इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको अच्छा करना होगा, ठीक है। इसीलिए सरकार इस चीज़ पे बहुत जोर दे रही है कि स्कूल का वातावरण अच्छे से अच्छा बनाया जाए। इसलिए मिड डे मील योजना लाई गई, बच्चों को पोषण आहार दिया गया, उसके माध्यम से उनको फ्री में स्कूल में मतलब फ्री में एडमिशन कराया गया, फ्री में बुकें दी गई, फ्री में किताबें दी जा रही हैं, ताकि वो पढ़ें और उनको अच्छा माहौल मिल सके। वो आज जो जिस स्थिति में हैं, आज वो जिस वातावरण में हैं, आने वाले 10 सालों में उस वातावरण में न रहें, ठीक है। और ये किसने कहा था कि मुझे 10 दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ? ये आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि किसने कहा था कि मुझे दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। आप चाहोगे तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, आप चाहोगे तो मैं उसे इंजीनियर बना दूंगा, आप चाहोगे तो मैं उसे उग्रवादी भी बना दूंगा। ये कथन किसका है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और 5वां आता है ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी या मानववाद। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं अब्राहम मैस्ले और कार्ले रोजर्स। ये 2 हैं, याद रखिएगा। मानवतावादी या मानववाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये 5वां हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। तो ये कौन है कि अब्राहम मैस्ले और कार्ल रोजर्स, यानी मानवतावादी के। और अब्राहम मैस्ले जो थे वो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, ठीक है। और व्यक्तियों को उसकी आत्मसिद्धि का मौका मिले, इनका मानना था, मानवतावादियों का मानना था कि व्यक्तियों को, यानी व्यक्ति को उसकी आत्मसिद्धि का मौका मिलना चाहिए। यानी कि आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए इनका। आत्मसिद्धि का मतलब यही हुआ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए इसका। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसके क्या है, और व्यक्ति को खुशहाल और पूर्ण जीवन का मौका मिलना चाहिए। यानी जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, यानी उसे लाइफ में क्या करना है, उसको उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। व्यक्ति कब खुश रहेगा? व्यक्ति तभी खुश रहेगा जब उसके मन के अकॉर्डिंग उसको काम मिले। जैसे वो अगर मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी है, मतलब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लिए सचिन तेंदुलकर। अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ने में मन नहीं, अगर वो क्रिकेट की जगह उनके मम्मी पापा उनको पढ़ाते कि नहीं तुम्हें आईएएस बनना है, तो क्या सचिन तेंदुलकर आज उस मकाम पे पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो क्या वो खुश रह पाते? नहीं रह पाते। इसीलिए इनका मानववादियों का मानना था कि व्यक्ति को खुशहाल और पूर्ण जीवन का मौका मिलना चाहिए। यानी और व्यक्ति खुशहाल कब रहेगा? वो तब रहेगा जब उसकी इच्छा के अनुसार उसको कार्य मिले। उसको जैसे कि मान लीजिए कि मेरा मन है, अगर मान लीजिए मेरा मन है कि मैं अच्छा गाना गाता हूँ और मैं सिंगर बनूँ, मेरे पापा कह रहे नहीं तू क्रिकेटर बनो, तो क्या करेगा वो? कभी खुश रहेगा? उस क्रिकेट फील्ड में जाएगा, वो खेलेगा, कभी खुश रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि उसका क्या था, उसका मन था सिंगर बनने का, लेकिन उसको बनाया जा रहा है क्रिकेटर ज़बरदस्ती। तो कभी कभी व्यक्ति तभी खुश रहता है जब उसकी मन की इच्छा के अनुसार उसको उसका कार्य करने दिया जाए। और तब वो क्या होता है कि एक आत्म और तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा
अपनी अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता है। वो मतलब विश्लेषण करता है कि यार मैं कैसे करूं कि मैं अच्छा सिंगर बन जाऊं, कैसे मैं करूं, क्या करूं कि मैं अच्छा सिंगर। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर होंगे जो सेलेक्ट होते हैं, उनको उनका इंटरव्यू अगर आपने कभी देखा होगा तो वो कहते हैं कि आप आईएएस की तैयारी करने से पहले अपने आप से ये पूछिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। यानी वो क्यों कहते हैं कि आप अपने आप से पूछिए, यानी कि वो वही बात कहते हैं कि आप पहले आत्मसिद्धि करिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। क्या सिर्फ आपको लाल बत्ती और नौकर चाकर और रुतबे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए। तो वही है आत्मसिद्धि। यानी आपसे जो पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है ना कि आप आईएएस से बनने पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए अपने मन में, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। जिस दिन आप ये ढूंढ लिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, इसका आंसर आपको मिल गया, उस दिन आपके लिए आईएएस बनना आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो आत्मसिद्धि का ही बात करता है। तो मानवतावादी क्या मानते हैं कि व्यक्ति को उसकी आत्मसिद्धि का मौका मिलना चाहिए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, व्यक्ति को खुशहाल और पूर्ण जीवन का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और चौथा संप्रदाय है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो वर्देमर हैं। और जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के को फाउंडर हैं वो है कोहलर, कोफका और कुर्टे लेविन। ये 3 लोग हैं। वह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित कौन है, तो वर्देमर हैं 1912। को फाउंडर के हैं इसके, तो कोहलर, कोफका और कुर्टे विन ने। और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। ठीक है, और गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समग्र, यानी कि होल। ठीक है, और समग्र या संगठन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये गेस्टाल्टवादियों का मानना था। सातवां आता है संज्ञानवाद। 7वां जो संप्रदाय है स्कूल का मतलब संप्रदाय है स्कूल ऑफ फिलॉसफी का, वो है संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिव। ठीक है, और इसमें संज्ञानवाद में हमेशा आप लोग याद रखिए कि संज्ञानवाद में हमेशा मानसिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। यानी कि संज्ञानवाद जो है वो किससे है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। ये हमेशा याद रखिएगा, संज्ञानवाद किससे रिलेटेड है, तो हमारे माइंड से रिलेटेड है। यानी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आप किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार समझते हैं और किस प्रकार याद करते हैं और समस्या का समाधान कैसे करते हैं, ये इस पे जोर देता है। यानी संज्ञानवाद जो है, जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है संज्ञानवाद वाला, वो क्या करता है, वो ये देखता है कि आपकी सोचने का तरीका क्या है, आपका समझने का तरीका क्या है, आपके याद करने का तरीका क्या है, और आप किसी समस्या का समाधान कैसे करते हैं, इसको ये देखता है। ठीक है, और संज्ञानवाद जो है वो संज्ञानवादी जो हैं वो मस्तिष्क को कंप्यूटर के समान माना गया है। इसमें क्या है, मस्तिष्क को कंप्यूटर के समान माना गया है। और संज्ञानवाद के जो प्रतिपादक हैं बूनर हैं और जॉन मिलर हैं। ठीक है, जॉन मिलर और बूनर हैं। ठीक है, संज्ञानवाद का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया है, लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे ना होके बूनर और जॉन मिलर होंगे। और हमारा अगला है जो कि लास्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक, कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनावाद या निर्मितवाद। इसके जो प्रतिपादक कौन है, वो हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। और इस समय जो वर्तमान में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो संरचनावाद और निर्मितवाद पे ज़्यादा डिपेंड है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020, एनसीएफ 2005, नया एनसीएफ भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से फटाक से अपना जॉब वॉब लेके निकल जाइए यहाँ से। तो एनईपी और एनसीएफ ये किस पे आधारित है, ये संरचनावाद या निर्मितवाद पे ही आधारित है। और इनका मानना है कि बच्चों का सक्रिय रहना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यानी बच्चा सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसमें बच्चों की सक्रियता पे विशेष ध्यान दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अनुसार बच्चों का सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करना
पे बल दिया जाता है, तो वो है संरचनावाद या निर्मितवाद पर। और वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई, बच्चा सक्रिय कैसे रहेगा। तो बच्चा सक्रिय रहने के कई सारे माध्यम हैं। उनको ग्रुप स्टडी कराया जाए, अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ें दे के और उनकी ग्रुप स्टडी कराया जाए। कोई मैथ पढ़ के आए, कोई इंग्लिश पढ़ के आए, कोई कुछ पढ़ के आए, कोई कुछ पढ़ के आए, और उन दोनों को एक साथ बैठा के और उनकी पेयरिंग में मतलब ग्रुप के साथ या पेयर बना के उनको एक दूसरे से डिबेट कराया जाए कि भाई आपने जो पढ़ा आप इनको बताइए और आपने जो पढ़ा ये इनको बताइए। इससे क्या होगा, इससे बच्चा सक्रिय होगा। भाई अलग अलग बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे, एक साथ बैठेंगे, वो बताएगा कि आज मैंने मैथ में ये पढ़ा, वो बताएगा कि आज मैंने इंग्लिश में ये पढ़ा, आज मैंने ये किया, वो अगला बताएगा कि आज मैंने हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा, मतलब जो भी है। तो वो अलग अलग बच्चों को एक साथ बैठा के और उनको सिखाया जाए, यानी कि ग्रुप और पेयरिंग में। यानी इस समय की जो शिक्षा प्रणाली है वो इसी संरचनावाद पे या निर्मितवाद पे ही ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए NEP इसी पे बना, NCF भी इसी से बना, ठीक है। तो इस समय जो 8वीं स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इसी पे हमारा ज़्यादा जोर है, ठीक है, सरकार का भी और चीज़ों का। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों का सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करना होता है, ठीक है। यानी जो बच्चा जितना सक्रिय होगा, जो बच्चा ग्रुप डिबेट में ज़्यादा हिस्सा लेगा, जैसे स्कूल में भी आप चले जाइए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आजकल ग्रुप स्टडी कराया जाता है। उनको जाके एक बच्चे को एक रूम में बैठा के उनसे आपस में एक दूसरे से डिबेट करवाया जाता है, डिबेट प्रोग्राम चलता है। तो उसमें बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उनके पढ़ाई के प्रति क्या होता है, मतलब उनके पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो ये थे दोस्तों कुछ मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल के संप्रदाय थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कल हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, ठीक है, यानी स्टडी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये थे कुछ 8 संप्रदाय जिसको मैंने बता दिया आपको अच्छा लगा हो। मनोविज्ञान के जो संप्रदाय थे इनको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान से आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत ही अच्छा, फिलॉसफी जैसा साइकोलॉजी से सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस वो जो प्रतिपादक जो होते हैं कि भाई इसका किसने, संरचनावाद का प्रतिपादन किसने किया, किसने किसका प्रतिपादन, बस यही थोड़ा याद करना, बाकी टोटल चीज़ें समझने की हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।